हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 26 सितंबर। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 26 सितंबर 2022 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा हमेशा आप सब पर बनी रहे। आप लोग जल्द से जल्द किसी एक एग्जाम को क्वालिफाई करके अपनी जॉब सिक्योर करें। तो इस वीडियो की पीडीएफ फाइल भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। पीडीएफ फाइल और क्विज भी प्रोवाइड कराई जाती है। ये दोनों आपको एमजेटी ऐप पर मिलेगा। आप जाकर के गूगल प्ले स्टोर से इसे एक्सेस कर सकते हैं। क्विकली रिवीजन करेंगे कल के करंट अफेयर का, फिर बढ़ेंगे आगे। राष्ट्रीय सिनेमा दिवस दोस्तों 23 सितंबर को मनाया गया। डॉक्टर राजीव बहल ये आईसीएमआर के नए महानिदेशक बने हैं। और हमार बेटी हमर मान अभियान शुरू किया गया है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच ओवल में खेला जाना है 2023 का, और 2025 वाला लॉर्ड्स में खेला जाएगा। अभी हाल ही में असम राज्य सरकार ने नवजात बच्चों की मौत को रोकने के लिए पोर्टेबल उपकरण सांस का उपयोग करने का फैसला लिया है। लद्दाख दोस्तों इसने बैंकिंग परिचालन के 100% डिजिटलीकरण हासिल कर लिया है। लद्दाख की राजधानी लेह ने। ठीक है, लद्दाख में 2 ही जिले हैं, तो एक जिले ने 100% डिजिटलीकरण हासिल कर लिया है। हाल ही में सिक्किम में भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार स्थापित किया गया है। और वहीं वर्ल्ड बैंक ने गुजरात को स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए $350 मिलियन के ऋण को अप्रूवल दे दिया है। जर्मनी का हरमन केस्टन पुरस्कार, जिसे जर्मन पेन पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, इसको जीत लिया है मीना कंदास्वामी ने। और आरोग्य मंथन 2022 का उद्घाटन किया गया मनसुख मंडाविया जी के द्वारा 25 सितंबर के अवसर पर आयुष्मान भारत योजना की याद में। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल के दिन से, जिनका आपने किया क्विकली रिवीजन। अब हम लोग आज के करंट अफेयर को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखते हैं पहला क्वेश्चन। किस महापुरुष की जयंती को चिन्हित करने के लिए प्रत्येक वर्ष 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाया जाता है? तो अंत्योदय दिवस दोस्तों मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के उपलक्ष्य में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने ही अंत्योदय का नारा दिया था, और इन्हीं की जयंती के अवसर पर अंत्योदय दिवस इसलिए मनाया जाता है। अंत्योदय का मतलब क्या होता है? अंत्योदय का मतलब होता है अंत का उदय, मतलब जो सबसे निचला सा निचला गरीब स्तर वाला जो व्यक्ति हो उसका उदय, उसका उत्थान करना। तो गरीब से गरीब, नीचे से निचला तमगा जो है उसको उत्थान अगर करोगे तो पूरा देश का उत्थान होगा, ये इनका मानना था। तो अंत्योदय दिवस इन्हीं की जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। और इसके लिए 25 सितंबर, आपको पता होगा 25 सितंबर के ही दिन 2018 में आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत करी गई। तो इसी के उपलक्ष्य में अभी आरोग्य मंथन भी शुरू हुआ था, ये भी आप याद रखेंगे। तो इन्हीं की जयंती के अवसर पर शुरू हुआ था, आयुष्मान भारत की स्थापना हुई थी। ठीक है, अच्छा इनकी जयंती कब से मनाया जाना शुरू हुआ? इनकी जयंती की घोषणा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 2014 को की थी, और 2015 से ये रेगुलरली मनाया जाने लगा। इन्होंने ही अंत्योदय का नारा दिया था। अच्छा, इनकी जयंती पर तो मनाया जाता है अंत्योदय दिवस, लेकिन इनके निधन के अवसर पर भी एक दिवस मनाया जाता है 11 फरवरी को समर्पण दिवस मनाया जाता है। ये भी आप याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए तो फिलहाल इस महीने का 25 सितंबर इंपॉर्टेंट डे है, अंत्योदय दिवस। आगे, हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने? तो हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष दोस्तों बना दिए गए हैं दिलीप टर्की। दिलीप टर्की यहाँ पर आपको इमेज में दिख जाएंगे, ये हैं। और आर्टिकल है इंडिया टुडे का, फार्मर ओलंपियन दिलीप टर्की इलेक्टेड अनअपोज्ड एज हॉकी इंडिया प्रेसिडेंट, मतलब बिना किसी के विरोध में निर्विरोध रूप से जीते हुए हैं। हॉकी झारखंड प्रेसिडेंट भोलानाथ सिंह जो है ये अपॉइंट किए गए हैं सेक्रेटरी जनरल के रूप में। ठीक है, तो दिलीप टर्की दोस्तों उस 1998 के एशियाई खेलों में ये स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम का हिस्सा थे। इसके अलावा डिफेंडर के तौर पर 412 अंतर्राष्ट्रीय मैच ये खेल चुके हैं। और पहली बार ऐसा हुआ है कि एक पूर्व हॉकी खिलाड़ी और एक ओलंपियन जो है ये हॉकी इंडिया का अध्यक्ष बना है। तो दिलीप टर्की जो है ये सर्वसम्मत से निर्विरोध चुने गए हैं। और इनकी कुछ अचीवमेंट यहाँ पर लिखी हुई है। 1996 में अटलांटा, 2000 में सिडनी, 2004 में एथेंस, इन ओलंपिक खेलों में भारत को भी ये रिप्रेजेंट कर चुके हैं। हॉकी इंडिया के बारे में बात करें, 2009 में इसकी स्थापना हुई थी और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। क्लियर, आगे देखते हैं। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने माया नाम का दुनिया का पहला क्लोन आर्कटिक भेड़िया बनाया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में चाइना ने ऐसा किया है। चाइना ने एक क्लोन आर्कटिक भेड़िया बनाया है, नाम रखा है इसका माया। ठीक है, नाम भी थोड़ा सा देखिए कैसा है,
मीट माया वर्ल्ड फर्स्ट क्लोन्ड वाइल्ड आर्कटिक वोल्फ। ये बहुत ही खतरनाक है। अब चाइना जो है मतलब जानवर को भी देखिए क्लोन रूप से बना रहा है। तो आर्कटिक भेड़िया क्लोनिंग परियोजना के तहत इसे बनाया गया है। बीजिंग में एक कंपनी है सिनोजेन बायोटेक्नोलॉजी कंपनी और हार्बिन पोलरलैंड, इन दोनों ने मिलकर के ये बनाया हुआ है। ठीक है, तो माया नाम का होगा ये दुनिया का पहला क्लोन आर्कटिक भेड़िया। इसके लिए क्या करे हैं लोग कि उसकी कोशिकाओं को मादा बीगल के अंडे में डाल दिए और वहां पर बहुत सारे 137 नए भ्रूण बनाए गए और उसमें ये प्रयोग किया गया, जिसमें से 85 को 7 बीगल के गर्भाशय में डाला गया और इनमें से केवल एक का जन्म ही हो पाया। बाकी के 84 जो हैं वो अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट रहे और वो जो है सबका निधन हो गया। तो देखिए ये प्रयोग कर रहे थे और एक का जन्म हुआ, सक्सेसफुल हुआ, ये क्लोन्ड आर्कटिक भेड़िया बनकर के तैयार हो गया है। और ऑफ कोर्स ये एक वाइल्ड भेड़िया होगा, ये समझ लो एक खतरनाक भेड़िया है। ठीक है, 2019 में चाइनीज साइंटिस्ट ने ऐसे ही एक बिल्ली का क्लोन बनाया था। तो बिल्ली का क्लोन तो 2019 में हुआ था, अब भेड़िए का क्लोन बनाया गया है। ओके, और वो भी आर्कटिक भेड़िया है और ज्यादा खतरनाक। अच्छा, ऐसे ही मिलता जुलता एक क्वेश्चन मैं आपको रिवाइज कराना चाहूंगा। गिरगिट की जगह रंग बदलने वाली त्वचा को विकसित किया था दक्षिण कोरिया ने। साउथ कोरिया ने दोस्तों गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले त्वचा का आविष्कार किया था। ये भी अभी रिसेंटली 2-3 महीने पहले आया था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कितने दक्षिण एशियाई देशों ने पाम ऑयल अलायंस बनाया है? तो पाम ऑयल अलायंस बनाया है अभी रिसेंटली 5 देशों ने मिलकर के। यहां पर आप आर्टिकल देख पाओगे, 5 मेजर पाम ऑयल इंपोर्टर फ्रॉम एशिया फ्रॉम फॉर्म अलायंस। एशिया के 5 मेजर जो इंपोर्टर हैं, जो पाम ऑयल के इंपोर्टर हैं, ये सब मिल करके एक अलायंस बनाए हैं और ये अलायंस बहुत ज्यादा जरूरी भी था। क्योंकि क्या हो रहा था कि इस अलायंस के मतलब कि ये जो 5 कंट्रीज है जो सबसे बड़ी कंज्यूमर हैं पाम ऑयल की एशिया में, तो ये लोग अलग अलग देशों से अलग अलग नीतियों के तहत लिया करते थे, तेल लिया करते थे अलग अलग रेट पर। तो ऐसे में होता क्या था, जिसके रिलेशन अच्छे थे जिन देशों से, उनको तो अच्छे दाम पर मिल जा रहे थे, बाकी के देशों के लिए दिक्कत हो जा रही थी। और वो लोग जो लोग यूरोपियन कंट्रीज हुआ, अमेरिका हुआ और रसिया हुआ, मतलब जिसको बेचते भी तेल थे ना, वो लोग भी ये देखते थे कि हम किसको दे रहे हैं तो उनको अपने ही शर्तों पर दिया करते थे। और आपको पता होगा ओपेक एक अलायंस ऑलरेडी है। ओपेक जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है, जो पेट्रोल एक्सपोर्ट करते हैं, उनका एक अलायंस है। तो उनका एक हो सकता है, तो हम लोग इंपोर्टेशन के लिए क्यों नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एशिया में कहा कि इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल, ये 5 देश सामने आओ और आकर के अपना हम लोग को अलायंस बनाना चाहिए, जिससे ये जो देश हैं हम लोग को अपने मनमानी रेट पर ना बेच पाए, हम लोग को एक निश्चित रेट पर बेचें और हम लोग उसी रेट पर ही खरीदें। ठीक है ना, और सभी लोग उसी रेट पर खरीदेंगे तो मजबूरी बस इन लोग को उसी रेट में बेचना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जो है ना 5 मेजर इंपोर्टर हैं एशिया के। ठीक है, तो सबसे ज्यादा हम लोग कंज्यूम करते हैं, तो हम लोग को अपनी शर्तों पर खरीदना चाहिए, ना कि इन देशों की मनमानियों पर। जिसका मन कर रहा है वो बढ़ा दे रहा है, जिसका मन कर रहा है वो घटा दे रहा है, ऐसा ना हो। तो देखिए ध्यान से, भारत का मैप अगर आप देखे हैं तो आप जितनी भी बॉर्डर शेयर करता है, स्थल सीमा लगाता है भारत जितने भी देशों से, ठीक है, तो उतने देशों को इसमें लिया गया है। हाँ, चाइना और म्यांमार को छोड़ देंगे। ठीक है, भूटान भी निकाल दीजिए। तो भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल, ये लार्जेस्ट कंज्यूमर है पाम ऑयल के एशिया में, और इसमें इन्हीं देशों को शामिल करने की बात करी गई है। अब इसमें देखिए अतुल चतुर्वेदी जी को पहला अध्यक्ष बनाया गया है, ये भारत से हैं। और अगली वाली जो मीटिंग होगी ना, वो मोस्ट प्रोबेबली ये इंडोनेशिया में हो अगले साल। ठीक है, तो इसे APOA कहा जा रहा है, यानी एशियन पाम ऑयल अलायंस कहा जा रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा एक नया अलायंस बना है, भारत इस बार इसकी अध्यक्षता किया है और अगली बार इंडोनेशिया कर सकता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने सिम्फनी नाम से सम्मेलन का शुभारंभ किया? तो सिम्फनी नाम का शुभारंभ किया है जी किशन रेड्डी जी ने। जी किशन रेड्डी जी, यहां पर आप आर्टिकल देख पाओगे, यूनियन मिनिस्ट्री जी किशन रेड्डी लॉन्चेस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस सिम्फनी टू बूस्ट टूरिज्म सेक्टर इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए ये सिम्फनी नाम से शुरू किया गया है, एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग इसके तहत हुई। अब 24 सितंबर 2022 को यह हुआ, 2 दिवसीय आभासी सम्मेलन था।
24 तारीख से 27 तारीख तक इसका आयोजन किया जाएगा। शुरुआत 24 तारीख से हुई। 27 तारीख को है विश्व पर्यटन दिवस। तो विश्व पर्यटन दिवस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यानी पर्यटन दिवस के अवसर पर पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह सम्मेलन आयोजित किया गया। ठीक है, क्योंकि पूर्वोत्तर भारत में ना दोस्तों उतना ज्यादा मतलब इकोनॉमिकल ग्रोथ नहीं है, तो टूरिज्म का ज्यादा ग्रोथ है वहां पर, टूरिज्म का ज्यादा वहां पर रेवेन्यू जनरेट होता है। इस वजह से कोशिश ये रहती है कि टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पूर्वोत्तर को भी कनेक्ट किया जाए। ठीक है, तो इसीलिए ये शुरू किया गया है। अगला, हाल ही में किसने राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2020-21 प्रदान किया? तो अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने दोस्तों नेशनल सर्विसेज स्कीम अवार्ड 2022-2021 प्रदान किया है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, प्रेसिडेंट मुर्मू प्रेजेंट नेशनल सर्विस स्कीम अवार्ड फॉर द ईयर 2020 एंड 2021। तो ये टोटल 42 लोगों को दिया गया है। 42 पुरस्कार मतलब इसके तहत दिए गए हैं 24 सितंबर को, जिनमें से 2 यूनिवर्सिटीज को मिले हैं, 10 एनएसएस इकाइयों को यानी कि नेशनल सर्विस स्कीम यूनिट्स को और उनके कार्यक्रम अधिकारियों को, और 30 एनएसएस स्वयं सेवकों को दिया गया है, यानी नेशनल सर्विस स्कीम स्वयं सेवकों को ये दिया गया है। ये दोस्तों 1969 से ही दिया जा रहा है, 1969 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो इस बार कितनों को दिया गया? 42 को दिया गया। अगला, हाल ही में केंद्र सरकार ने एम्स दिल्ली का निदेशक किसे नियुक्त किया? तो एम्स दिल्ली के नए निदेशक नियुक्त कर दिए गए हैं दोस्तों डॉक्टर एम श्रीनिवास। कौन? डॉक्टर एम श्रीनिवास। ये आए हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जी की जगह पर। रणदीप गुलेरिया जी इससे पहले थे और काफी पहले से ये नियुक्त थे। आप कोरोना के टाइम पर देखते थे कि हमेशा नाम इनका आता था कि इन्होंने अगर कोई अनाउंसमेंट किया है कोरोना के रिगार्डिंग, कोई गाइडलाइन जारी हुई है, जो भी चीजें हुई है, तो इनकी बात लोग बहुत ही ध्यान से सुनते थे कि हाँ इन्होंने कहा है तो मतलब अब एक्सपेक्टेशन है कि ये चीजें होंगी। ठीक है, तो ये नाम बहुत ज्यादा चर्चे में रहा था रणदीप गुलेरिया जी का कोरोना के टाइम पर, क्योंकि उस टाइम पर ही भारत में मेडिकल की सबसे ज्यादा जरूरत थी। तो फिलहाल यहाँ पर एम्स दिल्ली के अब नए निदेशक आपको याद रखने हैं डॉक्टर एम श्रीनिवास को। आर्टिकल देख लीजिए, टाइम्स नाउ का है, डॉक्टर एम श्रीनिवास अपॉइंटेड एज न्यू डायरेक्टर ऑफ एम्स दिल्ली। एम्स का मतलब होता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार का एक नियम आया था कि भारत के जितने भी एम्स है ना, वहां पर उनके नाम उनके रीजनल हीरोज, लोकल हीरोज के नाम पर रखे जाएं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो गुजरात में है तो गुजरात का जहां पर एम्स है वहां के किसी महापुरुष के नाम पर उसको रख दिया जाए। ऐसे ऐसे देश भर में जहां जहां पर एम्स हैं, ठीक है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हैं, उनके नाम जो है उनके रीजनल हीरोज, लोकल हीरोज और स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर रख दिए जाएं। तो ये बहुत ही जल्द आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। इसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है ऑलरेडी। तो फिलहाल डॉक्टर एम श्रीनिवास जी को अगले 5 वर्षों तक रहेंगे ये अपने पद पर, इनको नियुक्त किया गया है। एम्स दिल्ली की स्थापना 1956 में करी गई थी। डॉक्टर बी दीक्षित इसके पहले अध्यक्ष थे। अगला, अच्छा, डेली 2 क्लासेस चलाई जाती हैं। कल संडे था, कल छुट्टी थी, आज फिर से ये कंटिन्यू रहेंगी क्लासें। इकोनॉमिक की क्लास चलती है सुबह में और 11 बजे और शाम को 7 बजे चलती है जीएस मिक्स क्वेश्चन की सीरीज। ओके, दोनों को आप फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, एक और बहुत जरूरी चीज है दोस्तों, आप लोग के लिए नवरात्रि के अवसर पर आज डिस्काउंट दिया जा रहा है, ऑफर दिया जा रहा है। हर एक प्रकार की ई बुक, हर एक प्रकार के कोर्स में कितना परसेंट का डिस्काउंट होगा? 60% का। इसके लिए आपको लिखना होगा कूपन कोड में माँ दुर्गा। क्या लिखना होगा? माँ दुर्गा। तो माँ दुर्गा में देखिए MADURGA विदाउट एनी स्पेस है। ठीक है, तो बिना किसी स्पेस के माँ दुर्गा अगर आप एंटर करते हैं तो वह फिर आपको मिल जाएगा 60% का डिस्काउंट। ये डिस्काउंट आपको MZT ऐप पर मिलेगा। MZT ऐप पर जाकर के आप कोई सा भी ई बुक, कोई सा भी कोर्स, कोई सा भी मॉक टेस्ट लेते हैं तो उस पर आज के लिए आपको 60% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो आइए MZT ऐप पर और यहां से जाकर के आप कोई सा भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। चलिए अगला है, हाल ही में किस देश ने ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम 2022 में इनोवेशन रोड मैप ऑफ द मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज लॉन्च किया? थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा इसको। अभी हाल ही में भारत ने दोस्तों लॉन्च किया है ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम 2022 के अंदर इन्होंने घोषणा करी है कि हम इनोवेशन रोड मैप ऑफ द मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज लॉन्च करेंगे। ओके, यहाँ पर आप देख पाओगे सेम चीज है, आर्टिकल में लिखा हुआ है। तो इंडिया में ये लॉन्च किया गया है दोस्तों ब्राजील, कनाडा और यूरोपियन काउंसिल और यूनाइटेड किंगडम से मिले नतीजों को देखते हुए। इनके यहाँ पर है और इनके रिजल्ट्स को देखते हुए
अब इंडिया में भी ये स्थापित करने की घोषणा करी गई है। ठीक है, तो इनोवेशन रोड मैप ऑफ द मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज स्थापित किया जाएगा। इनका टारगेट ये होगा कि वैश्विक सहयोग को कैसे बढ़ाया जाए, ऊर्जा क्षेत्र में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जरिए कैसे फंडिंग को इकट्ठा किया जाए, ठीक है, वित्त पोषण को बढ़ाया जाए। साथ ही साथ उद्देश्य ये होगा कि इस सेक्टर में जो भी कमियां हैं उनको कैसे पूरा किया जाए, बायो रिफाइनरीज श्रृंखला में जो भी चैलेंजेस आते हैं उनको कैसे सॉल्व करके आगे बढ़ा जाए। तो भारत ने इसे लॉन्च किया है, ये आप याद रखेंगे। अगला है, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया? तो आरबीआई ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी लक्ष्मी सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे बिजनेस स्टैंडर्ड का, आरबीआई कैंसिल लाइसेंस ऑफ महाराष्ट्र बेस्ड लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक। कारण ये है कि ये दोस्तों आरबीआई का जो विनियमन अधिनियम है ना, रेगुलेशन एक्ट है 1949 वाला, उसको सही तरीके से फॉलो नहीं कर पा रहा है। और उसके तहत मतलब ये है कि ये कोई अपना रेवेन्यू जनरेशन प्लान कोई प्रॉपर तरीके से नहीं दिखा पा रहा है कि हम कमाई कैसे कर रहे हैं, और लॉस में भी चल रहा है। तो ऐसे में जो जनता है, जो पब्लिक है, उनके पैसे को सिक्योर करने के लिए इसका लाइसेंस रद्द कर दिया है आरबीआई ने। आरबीआई का कहना यह है कि ये अनेबल टू पे है, मतलब कि पे करने के स्थिति में नहीं है टू अपने प्रेजेंट डिपॉजिटर की। तो जितने भी इसके करंट टाइम पर डिपॉजिटर हैं उनको अपना ये पैसा पे करने के हालत में नहीं है। तो इसने 5 लाख रुपए तक का ये भी सेट कर दिया है कि इंश्योर करो कि आप 5 लाख रुपए तक तो लौटाओगे ही। ठीक है, सभी के जो भी डिपॉजिटर हैं, और 5 लाख से ज्यादा का जो डिपॉजिट किए हुए थे उनका आप 5 लाख रुपए तक का लौटाओ कम से कम। ठीक है, तो आरबीआई के बैंकिंग विनियमन अधिनियम या कहें आरबीआई के बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के पालन न करने की स्थिति में इस पर बैन लगा दिया गया है। महाराष्ट्र में स्थित ये बैंक है लक्ष्मी सहकारी बैंक या कहें लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक। आरबीआई के बारे में अगर बात करें तो आरबीआई के बारे में आप जानते हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना करी गई थी 1 अप्रैल 1935 को। स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, लेकिन इसको नेशनलाइज किया गया 1 जनवरी 1949 को। ओसबॉर्न स्मिथ जी इसके पहले अध्यक्ष हुए और सी डी देशमुख इसके पहले भारतीय अध्यक्ष हुए। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ये केंद्रीय बैंक है, इसे बैंकों का बैंक कहते हैं। मुद्रा छापने का अधिकार यही है, इसी के पास है। 1 रुपए की नोट के ऊपर की जो भी मुद्राएं होती हैं, कागजी मुद्राएं, यही छापता है आरबीआई ही। ठीक है, और इसके अलावा आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास जी। ठीक है, नोटबंदी कब हुई थी? नोटबंदी हुई थी उर्जित आर पटेल जी के टाइम पर 8 नवंबर 2016 को। ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसको गणित के ब्रेक थ्रू अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में डेनियल स्पीलमैन को दोस्तों गणित का ब्रेक थ्रू अवार्ड मिला। रिसेंटली ब्रेक थ्रू अवार्ड्स की घोषणा करी गई है। ब्रेक थ्रू अवार्ड्स में डेनियल स्पीलमैन को मैथ के क्षेत्र में ब्रेक थ्रू अवार्ड मिला है। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल द हिंदू का है, 2023 ब्रेक थ्रू प्राइज विनर अनाउंस। तो इसमें कई श्रेणियों में दिया जाता है, कई कैटेगरीज में दिया जाता है, जैसे फंडामेंटल फिजिक्स हुआ, मैथमेटिक्स हुआ और लाइफ साइंस हुआ। ठीक है, इन सब कैटेगरीज में दिया जाता है। तो ये 3 कैटेगरियां मुख्य होती हैं। ठीक है, कंप्यूटर विज्ञान और गणित में योगदान के लिए अभी डेनियल स्पीलमैन को दिया गया है। ये जो विजेता होते हैं इन्हें लॉरेट्स कहा जाता है, लॉरेट्स। और जो ये अवार्ड होता है इसे ऑस्कर ऑफ साइंस कहा जाता है। तो ये 2 टर्म है, इनको याद रखिएगा। 3 मिलियन का प्राइज मिलता है। ये विजेताओं की लिस्ट है आपके सामने, जिसमें चार्ल्स बेनेट, गिल्स ब्रसार्ड, डेविड डाइवाच, पीटर सोर, क्लिकफोर्ड, ब्रिगमैन और एंथनी हाइमन, इनको फंडामेंटल फिजिक्स के लिए मिला है। और डेमिस हसाबिस और जॉन जंपर, इनको लाइफ साइंस के लिए मिला है। जबकि डेनियल स्पीलमैन को मैथमेटिक्स के लिए मिला है। इंग्लिश में भी ये दिया गया है नाम विनर्स का अनाउंस। ठीक है, तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट भी इसको देख लेंगे। चलिए, तो ये तो थे दोस्तों आज के दिन के क्वेश्चंस। अच्छा, मैं जैसे कि आपको बताया कि नवरात्रि ऑफर आज से शुरू हुआ है, तो नवरात्रि ऑफर का आप फायदा उठाइए। आप एमजीटी ऐप पर जाकर 60% डिस्काउंट पर किसी भी ई बुक को, किसी भी कोर्स को ले सकते हो। कूपन कोड में यूज करना है आपको माँ दुर्गा। ठीक है, तो माँ दुर्गा अगर आप यूज करते हो तो आपको मिलेगा ये डिस्काउंट। विदाउट एनी स्पेस, MADURGA यूज करना है आपको। कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू हो, अगर मान लो यहाँ पर कूपन कोड नहीं अप्लाई हो पा रहा है तो व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप व्हाट्सएप पर भी संपर्क कर सकते हो। वहां पर भी आपको रिप्लाई किया जाएगा और वहां पर आप यूपीआई के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। क्लियर है? तो बस दोस्तों,
ये तो था आज का क्वेश्चन। लास्ट डे के क्वेश्चंस की बात करेंगे अगर, यूपी विधानसभा में कितनी सीटों पर महिला विधायक विराजमान है, तो 47 सीटें हैं। और निम्न में से महारत्न कंपनी कौन सी नहीं है, तो BEL जो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये महारत्न नहीं है। इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में जिन लोगों ने डिटेल में और करेक्ट आंसर किया था उनके नाम यहाँ पर शो हो रहे हैं टॉप 10 में। रविकांत कुमार और रविशंकर, गोपाल गुप्ता, राजन तिवारी, पुट्टी कुमार, मंटू कुमार, स्वर्णेश्वर कुमार, ओम तिवारी, दिव्या एंजल और कुणाल कुमार, ये सभी लोग सबसे पहले आंसर किए थे, टॉप 10 में शामिल हुए हैं। आप लोग भी ऐसे सबसे पहले आंसर करके अपना नाम दर्ज करा सकते हो। आपको आज आंसर करना है भारत की पहली सिनेमा पर्यटन नीति कहाँ शुरू हुई। इसके अलावा किस लेखिका ने जर्मन पेन पुरस्कार जीता हुआ है। दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो भी पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। क्विज और पीडीएफ हमेशा की तरह आपको MZT ऐप पर मिल जाया करेगी, वहां पर जाकर के फ्री में क्विज और फ्री में पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। चलिए बस इतना ही वीडियो में, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।